नमस्कार, जय हिंद साथियों। गरुड़ ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में आप सभी के लिए गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान का पूरा पेपर सेट लेकर आए हैं। पेपर सेट भी बिल्कुल ताबड़तोड़ यानी ताबड़तोड़ प्रश्नोत्तरी यहाँ पर शुरू होने वाली है और इसके अंदर हम जो सवाल लेकर आए हैं वो अपने आप में बेहतरीन हैं। तो देखते हैं इन सवालों के अंदर क्या खास है और आप सभी इन सवालों का फायदा कैसे उठा सकते हैं। चलते हैं हमारे पेपर की ओर। चलिए आते हैं पहले सवाल पर। 120 और 450 का आपसे एलसीएम पूछा गया है, यानी आपसे यहां पर इसका ल स प पूछा है। हम दी गई संख्याओं को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये 0 कट गया और ये भी 0 कट गया। इधर है 12 और इधर है हमारा 45। कोई दिक्कत? ये आपका यहाँ पर एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका। 2 से यहाँ पर जाएगा आपका 6 बार और ये जाएगा आपका 45 बार, क्योंकि 45 में भाग 2 का नहीं जाता। फिर 2 से गया ये 3 बार और ये 45। फिर 3 से भाग देते हैं 1 बार और ये गया आपका 15 बार। फिर 3 से भाग देते हैं ये 1 और ये 5 और फिर यहाँ पर 5 से भाग दे देते हैं। क्लियर? तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि यहाँ पर आपने 0 काटा था तो ये 0 आप वापस से लगा दीजिए, ये लगा दिया। क्लियर? और यहाँ पर आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन यानी 18। सो क्लियर? कोई डाउट? अगले सवाल पर चलते आते हैं। हमारे अगले सवाल पर, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है का मतलब यहां पर कहीं ना कहीं भाज्य है और भाज्य है की बात हो रही है। क्लियर? अब देखते हैं हम देखते हैं 83, तो हम कहेंगे 83 हमारी अभाज्य है। 131 भी हमारी अभाज्य है। 107 भी हमारी अभाज्य है, जबकि 143 जो है वो हमारी यहां पर भाज्य संख्या है। क्लियर? अब आपको तो कैसे निकालना है? आपको तो यहां पर भाग ही देना पड़ेगा, या इसके कई शॉर्ट्स हैं जो मैं चैप्टर समझाऊंगा तब साथ में समझा दूंगा। अभी मैं प्रश्न हल करवा रहा हूं इसलिए पूरी बात यहां पर नहीं बता पाऊंगा। 11 एकम 11, 3 3, 11 तिया 33। क्लियर दोस्तों? भाग जा रहा है पूरा, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। कोई डाउट? अगला सवाल बड़ा प्यारा है कि 17, 26 और 15 को जब 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? अब कई लोग क्या करते हैं कि इनको पहले पूरा गुणा करते हैं, यानी इसका पूरा मान निकाल देंगे। पूरा गुणा करने के बाद में 4 से भाग देंगे और फिर शेषफल निकालेंगे। क्लियर? आप इसका एक बहुत छोटा सा तरीका कीजिए कि यहाँ पे इन सभी संख्याओं के जो इकाई के अंक हैं आप उनका गुणा कर लीजिए। क्लियर? जैसे 6 का 5 से गुणा करेंगे आएगा 6 का 5 से गुणा करेंगे आएगा 30 और 30 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 210। क्लियर? आप इसके अंदर सिंपल 4 का भाग दे दीजिए, तो चारों पंजे 20, 1 और 0। नीचे यहाँ क्या बच गया? क्या बच गया आपका? 10। फिर आप यहाँ पर 4 का 4 दूनी 8 और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2। शेषफल कितना बच गया? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा आपका इस सवाल का। अगर कोई भी डाउट हो आप इसको और भी कई तरीकों से कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल सा एक तरीका बताया है, वैसे इस टाइप के सवाल करने में बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर? अगला सवाल, 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होगी? सिंपल सी बात है, 100 में 6 का भाग दे दीजिए। 6 एकम 6, 4 0, 6 छंगा 36, नीचे बचेगा 4। क्लियर? यहां पर पूरा भाग नहीं जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाग? तो 16 तक जा रहा है, तो आपका 16 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अगला सवाल, 2 अंकों की किसी संख्या। बहुत बढ़िया सवाल है। एक टाइम के अंदर ये सवाल एसएससी से लेकर
आर्मी और एयरफोर्स के भी कई पेपर में घूम चुका है ये सवाल। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मैं इस तरीके का सवाल आपको करके दूं, मैं आपको कहूंगा इसका एक सिंपल सा आंसर है कि यहां पर लिखा है सदा विभाज्य होता है, तो मैं उसका उत्तर दूंगा 9 से। अब आप कहेंगे कैसे? मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूं। एक संख्या बनाई मैंने यहां पर 23, और जब उस संख्या को उल्टा कर दिया, यानी 3 को इधर ले आया, 2 को इधर ले आया, तो संख्या बन गई 32। इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना है? 9। आपको पता चल गया कि ये 9 से विभाज्य है। फिर मैंने एक संख्या बनाई यहाँ पर 18, और जब इस संख्या का मैंने उल्टा किया तो यहाँ पर इस संख्या का जो उल्टा है वो आ गया 81। 18 और 81 के बीच का अंतर कितना होता है? 20 और 80 के बीच का अंतर हो गया 60, 2 62 और 1 63, यानी अंतर जो है वो 63 हो गया। जब अंतर 63 है, आपको साफ पता चल गया कि ये भी 9 से विभाज्य है। क्लियर? एक और सवाल बना देता हूं मैं। कई बच्चे कहते हैं 0। मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 20, और जब इसका उल्टा किया तो लिख दिया मैंने 0 और 2। इन दोनों का जो अंतर है वो भी 18 है, जो कि 9 से विभाज्य है। तो मैंने जो मेरी बात कही उस बात को मैंने प्रूव कर दिया, और यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल, 2 सम संख्याओं का योग होता है। इसका राइट आंसर है सदैव सम। कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए आप, उनका जो योग होगा वो सदैव सम होगा। कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए यहां पर। क्लियर है? तो इसका तो आंसर कुछ बताने की आवश्यकता थी नहीं। अगला सवाल, 15 को 0 से विभाजित करने पर, मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी संख्या को यदि आप 0 से विभाजित करेंगे तो यहां पर 0 से विभाजित करेंगे तो उत्तर जो आएगा वो हमेशा अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा अंग्रेजी में, और कई जगह अपरिभाषित लिखा हुआ भी आता है, अपरिभाषित। क्लियर? तो आप इसका आंसर जो देंगे परिभाषित नहीं, ये भी आपका एक राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल, √2 क्या है? तो सिंपल सी सवाल है कि जो रूट में दी गई संख्याएं हैं और पूरा मान नहीं निकाल पा रही है, वे सभी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। अब ऋणोत्तर की बात आ गई, यानी यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, और इन सब में सबसे छोटा 0, -1, -2, -3। क्लियर? ऋणोत्तर बिल्कुल तीनों ऋणोत्तर हैं। अभाज्य में ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। पूर्णांक तीनों पूर्णांक है, लेकिन सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहां पर जो उत्तर होगा वो कौन होगा? -3, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर बिल्कुल राइट होने वाला है। क्लियर? अगला सवाल, 0 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, धनात्मक ऋणात्मक की बात हो ही नहीं सकती, यानी सिंपल सा आंसर है कि 0 जो है वो एक पूर्णांक है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या आपकी होती है 1, 2, 3 डॉट से अनंत तक, और जब आप यहाँ पर पूर्णांक लिख देते हैं तो पूर्णांक जैसे ही आप लिखते हैं या आप पूर्ण लिख देते हैं, अगर मैं इसको पूर्णांक की बजाय अभी सिर्फ पूर्ण पर बात कर दी जाए तो पूर्ण पर बात करते ही यहाँ पर 0 भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3 और यहाँ से अनंत तक। कोई डाउट? तो पूर्ण से बना पूर्णांक, और जब पूर्णांक यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर प्लस वाली संख्याएं और यहाँ पर सारी माइनस वाली संख्याएं, तो 0 का मान वहां पर बना रहेगा। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल, 5 पेन की कीमत जो है वो 40 रुपए है, यानी 5 पेन की कीमत 40 रुपए है, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो 40/5। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल फ्री के नंबर मिलेंगे, यानी 8 रुपए का पेन हो जाएगा। फिर अगले सवाल पे चलते हैं कि एक घड़ी की कीमत 2500 रुपए है। ठीक है, एक घड़ी की कीमत 2500 रुपए है, 7 घड़ियों की कीमत क्या होगी?
25 का 7 से गुणा कर दीजिए, सिंपल 175 आएगा, 2 जीरो पीछे लगा दीजिए, आंसर हो गया आपका 17,500। कोई डाउट? अगला सवाल, 8 संतरों का मूल्य 120 रुपए है। 8 संतरों का मूल्य 120 रुपए है, इसका मतलब एक संतरा हो गया आपका 120 बटे में 8 यानी 15 रुपए का। कोई डाउट? 13 संतरों का मूल्य कितना है? तो 15 इंटू में 13, 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 हो गया 4, 1 पंजे 5 और 1 एक का 1 यानी 5, 9 और 1 यानी 195 रुपए, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल आता है, 4 कुर्सियों का मूल्य 900 रुपए है। यदि 4 कुर्सियों का मूल्य 900 रुपए है, इसका मतलब एक कुर्सी हो गई आपकी 900 बटे में 4 यानी 225 रुपए। क्लियर दोस्तों? इसने पूछा है कि 33,750 में ऐसी कितनी कुर्सियां आएगी। इसका मतलब 33,750 में अब हमें भाग देना पड़ेगा प्रति कुर्सी का मूल्य 225 का, जो लगभग हमारा यहाँ पर मान आएगा 150 रुपये। यानी अगर हम 33,750 रुपए की कुर्सियां खरीदेंगे तो हमें 150 कुर्सियां यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आता है हमारा अगला सवाल, यदि दो गाय 18 टोकरी घास खाती है तो 18 गाय कितनी टोकरी घास खाएगी? कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? 2 का गुणा हो गया x पे और 18 का गुणा हो गया 18 पे। x बराबर हो गया आपका 18 गुणे में 18 बटे में 2, 2 से ये 18 आपका कट गया यहाँ पर 9 बार, और 18 का जब आप 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 162। क्लियर? सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल, 5 बिल्लियां 5 चूहों को खाने का कार्य हो रहा है। इसका मतलब चूहों की गिनती यहाँ पर भोजन में है। क्लियर? 5 मिनट में खाती है। ठीक है, तो बताओ 2 बिल्ली 2 चूहों को कितने मिनट में खाएगी? इसका मतलब यहाँ पर समय पूछा जा रहा है। सिंपल सा सवाल है, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 बराबर आपके पास में x हो गया, यानी आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट? अगला सवाल, एक पुस्तक के 40 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 शब्द हैं। पूरी पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? बहुत सिंपल सा है। 40 मेरे पास में पन्ने हैं, हर पन्ने में 10 लाइन है और हर लाइन के अंदर 5 शब्द हैं। सभी को आपस में गुणा कर दो तो 4 का 1 से गुणा हुआ 4, चारों पंजे 20 तो ये 1 0 यानी सिंपल सा है कि पूरी पुस्तक में 2000 शब्द हैं। कोई डाउट? अगला सवाल, एक विक्रेता ने एक रेडियो 225 रुपए में खरीदा। ठीक है, उस पर 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हो गए। ठीक है, फिर उसने 300 में बेच दिया। यानी सिंपल सा सवाल है, 225 में खरीदा, 15 रुपए की यहाँ पर उसने रिपेयरिंग करवाई या जो भी करवाया, तो 0, 4 और 2 यानी 240 रुपए में रेडियो घर में पड़ा। बेचा उसने यहाँ पर 300 रुपए में, यानी 60 रुपए का उसने लाभ कमाया। 240 रुपए के ऊपर 60 रुपए का लाभ प्रतिशत का गुना 100 से। 0 से 0, 6 से 24 4 बार, 4 से 100 हो गया आपका 25 बार, यानी 25% का यहाँ पर लाभ कमा लिया। यानी बी ऑप्शन आपका राइट होता हुआ दिख रहा है। अगला सवाल चलते हैं, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए मरम्मत पर व्यय किए। बिल्कुल पहले वाला सवाल है, 1200 रुपए प्लस हो गए यहाँ पर 200 रुपए, इट मीन्स 1400 रुपए का सामान उसका घर में पड़ रहा है। उसने यहाँ पर 1680 में बेच दिया, यानी 280 रुपए कमा लिए। 1400 रुपए के ऊपर 280 रुपए कमा लिए, गुणा होगा 100 का। कोई डाउट? 1 0 से 1 0 कट गया, 140 से 280 कट गया 2 बार, और लाभ आ गया उसका यहाँ पर 20%, जो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा।
यदि कोई नए बच्चे भी देख रहे हैं तो सवालों को ध्यान से देखिए। आप लगातार देखेंगे तो आपको ये सारे वीडियोस जो हैं अपने आप ही समझ में आएंगे। और मुझे आशा है कि ये जितने भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं ये आपके आने वाली भर्ती परीक्षा में आपके लिए 100% 100% लाभदायक होंगे। क्लियर? चलिए आते हैं हमारे अंतिम सवाल पर। एक व्यापारी थोक में कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है, ठीक है। ऊपरी खर्च 12% है, बिल्कुल ये लीजिए 112% यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्योंकि ऊपर का खर्च हो रहा है। कितने पर बेचे कि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, ये 10% का लाभ। क्लियर हो गया? चलिए, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अब हमारे पास में ऊपर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो यहाँ पर 15 गुणे में 112 गुणे में 11 बटे में 100, और जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 184.80। क्लियर? कोई डाउट? तो आप जब ये सवाल करेंगे तो आप पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा वहाँ पर। मैंने की हुई थी इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दी, आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब वो उस सामान को 184 रुपये में बेचेगा तो ये जो ऊपर का 12% है ये, और जो लाभ कमाना चाहता है 10% ये दोनों ही वो यहाँ पर कमा लेगा। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जो सवाल आपको यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, वो मेहनत जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक लाभ दे के जाए। लाभ कब देगी? जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, इनसे अपने प्रश्नों को करने का, सोचने का, समझने का अपना नज़रिया चेंज करेंगे। गणित को एक विषय ना बना के एक कॉन्सेप्ट बनाकर चलें। जब इसे आप एक कॉन्सेप्ट मानना शुरू कर देंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही जल्दी हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो सीरीज़ है वो पूरी आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, और उस सीरीज़ के अंदर हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं। एसएससी की हमारी एक सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर हमने कई प्रश्न दिए हैं, उनको भी आप देखिए। कल का जो पेपर हुआ था 16 तारीख का, उस पेपर के जो हुआ है उसमें भी हमारे कुछ प्रश्न वहाँ पर गिरे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए लाभदायक होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी इन वीडियोस को देखकर इनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। थोड़ी देर में साइंस शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैथ्स की आज का जो पेपर हमने यहाँ पर किया है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और कल फिर हम एक नए पेपर के साथ में आप सबसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक की अगर बात करें तो मूल मात्रक आपके 7 होते हैं, और जिसमें अपने समय की बात करें जिसका मात्रक होता है अपने सेकेंड, और एम्पियर ये विद्युत धारा का हो जाएगा, और थर्ड अगर बात करें तो ये हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक, क्या हो जाएगा? कैंडेला। ठीक है, यहाँ पे जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, और ये मूल मात्रक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, जूल मात्रक है, तो इसका आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन पूरा अगर बढ़े हैं तो जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? और आपको पता है कि जूल ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ऊर्जा, या फिर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। घर्षण मतलब एक दो वस्तुओं के बीच में जो रगड़ है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए दोनों सतहों का खुरदरा होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? खुरदरा होना आवश्यक है। तेल का प्रयोग करके, जो ए ऑप्शन दे रखा है, तेल का प्रयोग करके नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो सतह चिकनी हो जाएगी, स्लिपरी टाइप की हो जाएगी। और बी ऑप्शन की बात करें, सतहों पर नमी द्वारा, ये भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन तो आपका गलत ही हो गया। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, खुरदरी सतहों द्वारा घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। 24 क्वेश्चन, रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है, जो रॉकेट है, रॉकेट प्रणोदन, पूरा अगर बात करें तो रॉकेट प्रणोदन, और रॉकेट प्रणोदन में संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संवेग संरक्षित, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें हैं कि न्यूटन की किस गति के नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो न्यूटन की गति का थर्ड नियम है, वो रॉकेट की गति पर आधारित है, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी रॉकेट प्रणोदन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा की बात करें, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी मतलब जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो आपके 1/2 mv²। यहाँ पे ध्यान रखना v का स्क्वायर होता है, m का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र। और पोटेंशियल एनर्जी जिसे बोलते हैं अपने स्थितिज ऊर्जा, उसका सूत्र की बात करें तो Pe बराबर mgh हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होता है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है ये पूछा हुआ है। घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होता है। अच्छा, बात करें कि न्यूनतम आयतन कितना होता है, न्यूनतम आयतन आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही न्यूनतम आयतन होता है जल का। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मान लो तापमान ज्यादा बढ़ाएंगे तो आयतन आपके बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि की बात की जा रही है और उसका वेग अधिकतम कहाँ होता है ये बात की जा रही है। ध्वनि का वेग मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं होता ध्वनि का वेग। और ध्वनि का वेग अगर ठोस, द्रव और गैस की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज्यादा होता है वो ठोस वाली वस्तु में होगा, फिर उसके बाद में द्रव वाली और उसके बाद में गैस वाली। तो यहाँ पे देखते हैं कि ठोस में कौन सी चीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लोहा, देखो वायु तो नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, हाइड्रोजन गैस हो गया, जल है वो आपके लिक्विड हो गया। तो सबसे ज्यादा जो सॉलिड कौन सा है, लोहा है। और लोहे में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज, जिसे इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर आवेश कैसा रहता है, ऋण आवेश रहता है, और जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने की। और अगर बात करें नाभिक की, तो नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, शुद्ध जल का पीएच मान बोला है, और पीएच मान शुद्ध जल का आपके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब वो उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोयला निम्न रूप में पाया जाता है, कोयला किस रूप में पाया जाता है ये पूछा हुआ है। कोयले के 4 रूप होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। ये 4 प्रकार का कोयला होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कोयला होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। तो यहाँ पे जो लिग्नाइट है, देखो ए ऑप्शन लिग्नाइट आ रखा है, नाइटर, एलम और क्रायोलाइट ये तीनों गलत हो जाएंगे। लिग्नाइट टाइप का कोयला होता है, ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम अयस्क से प्राप्त होता है, जिप्सम अयस्क से क्या प्राप्त होता है ये पूछा हुआ है। अच्छा, अगर बात करें जिप्सम की तो उसका सूत्र होता है CaSO4 और 2H2O। क्या होता है, CaSO4 2H2O। अच्छा, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि Ca जो कैल्शियम होता है वो मुझे इससे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके कैल्शियम बी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम से कैल्शियम प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी का प्रतीक आपके Ag हो जाएगा, और सोने की बात करें तो सोने का प्रतीक आपके Au हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसे कहते हैं, एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो एड्स आपके HIV वायरस के कारण होता है। और HIV वायरस का अगर फुल फॉर्म देखें तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। और इन ऑप्शंस में से आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि HIV किसके कारण होता है, किस वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण आपके एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ मानवता रोग किसकी कमी से होता है, जड़ मानवता रोग बोला है। और जड़ मानवता रोग आपके जो थायराइड ग्रंथि गले में जो पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि उसमें होता है। और थायराइड ग्रंथि का अगर आकार देखें तो H आकार की होती है। और थायराइड ग्रंथि आपके अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि में मेन यही है कि आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से आपके जड़ मानवता रोग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग बात करें तो विटामिन बी, कौन सा, विटामिन B1 अगर बात करें, यहाँ पे B1 B2 नहीं दे रखे, ओनली बी दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, कौन सी गैस, नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में अगर बात करें CNG, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। और नेचुरल गैस का जो आपका प्रमुख अवयव है वो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कलाल सर और मैं आपका गरुड़ ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ।
चलिए अपन करते हैं जीके पेपर सोल्व। पहला सवाल देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी यानी ग्लेशियर भारत में स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बोलो या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर बोलो, वो है सियाचिन ग्लेशियर। ए यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? पालघाट एक दर्रे का नाम है और ये दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, वो है नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ियाँ। पी यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? यानी कौन सा भारत का ऐसा प्रदेश है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है? तो वो है दक्कन का पठार। ऑप्शन डी राइट यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, भारत के मैदानी क्षेत्र में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी है गंडक। ऑप्शन बी राइट यहाँ पे, गंडक नदी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? मानसरोवर झील ये तिब्बत में स्थित है और यहाँ से निकलती है अपने ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज। ऑप्शन बी राइट यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? संवर्धन मतलब होता है उत्पादन के लिए। किस चीज़ के उत्पादन के लिए केरल राज्य दुनिया भर में मशहूर है? तो वो है गरम मसाले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल, टूटता तारा यानी उल्का है, यानी टूटता तारा क्या है? तो ये एक चमकता पिंड है जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। यहाँ जवाब होगा सही होगा बी। अगला देखिए, दिन रात जिस कारण होता है वह है, दिन रात होता है पृथ्वी के घूमने से, यानी पृथ्वी जो सूर्य चारों चक्कर लगाती है ना, उससे होते हैं दिन रात, तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। ऑप्शन बी राइट है, परिभ्रमण। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोलते हैं परिक्रमण, लेकिन अपना जवाब होगा यहाँ पर परिभ्रमण। ऑप्शन बी राइट। अगला सवाल देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जवाब होगा बी, 284 मेंबरों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर राइट होगा सी। अगला सवाल, भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा? तो वो था गोवा। गोवा सबसे लास्ट में होता है स्वतंत्र 1961 के अंदर। ठीक है, अगला सवाल, ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्यों को, यहाँ पर आ गया 1961 में भारतीय संघ में मिलाया गया या भारत का अंग बनाया गया? तो वो है गोवा ही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखो, सल्तनत काल में सौंदर्य था, तो सल्तनत काल में सौंदर्य क्या था? वो था कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला ऋण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल, एकता शब्द का क्या अर्थ है? तो एकता शब्द का अर्थ है सैनिकों को बी, तनख्वाह, सैनिकों को तनख्वाह के बदले दिए जाने वाला भूमिदान। यह राइट होगा बी, तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान। ठीक है, वो आता है एकता। और अगला सवाल, अंतिम सवाल हमारा, कलन की राज तरंगिणी की विषय वस्तु है, यानी कलन की राज तरंगिणी में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो इसके अंदर जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया है। ऑप्शन बी राइट यहाँ पे, कश्मीर का वंशीय इतिहास बताया गया है कलन की राज तरंगिणी में। तो साथियों, ये था मेरे द्वारा जीके पेपर सोल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मार के बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद प्यारे साथियों।